दोस्तों, आज के दिन हमने 2011 में उदयपुर के हरीशचंद्र माथुर संस्थान में राजस्थान तहसीलदार सेवा के अंतर्गत पीसीएस राजस्थान पीसीएस की परीक्षा पास करने के बाद एज ए ट्रेनिंग ज्वाइन किया था। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बहुत से बैचमेट्स वहाँ पर एडीएम रैंक पर हैं, कुछ उसमें एसडीएम है। टाइम आने पर उनका भी प्रमोशन हो जाएगा। और स्मृति है कि उदय सिंह जी परमार जो थे वो अब नहीं है। वो उस समय बांसवाड़ा में तहसीलदार थे जब मैंने जॉब छोड़ा। मेरा जो सेवा काल था तो वो जैसे मैं हमेशा डिस्कस करता था अपने साथियों से कि मैं 10 साल के बाद अपने सेवा काल को रिव्यू करूँगा। उसके बाद मुझे लगेगा कि मुझे सेवा करनी चाहिए तो मैं आगे सेवा करूँगा। 10 साल तक मैं मैक्सिमम इसमें रहूँगा और उसके बाद फिर मैं सेवा का स्वरूप भी बदलूँगा। क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर जब मैं तैयारी कर रहा था तो सभी से डिस्कस करता था कि हमारे प्रशासनिक तंत्र में क्या क्या सुधार होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और मैं उन्हीं भावनाओं के साथ भी जुड़ा हुआ था कि जो रूल्स रेगुलेशन होंगी उनको मैं निभाऊंगा और जो मेरे से बिल्कुल अच्छा हो सकेगा मैं उसको करूँगा। मैं सिर्फ सैलरी के लिए नौकरी बिल्कुल नहीं करूँगा। और वही हुआ। मैंने जहाँ तक संभव हुआ अपनी सैलरी का सदुपयोग सेवा के लिए किया। मैं अपने घर से पैसे ले लेता था, मुझे ज़रूरत पड़ती थी, और ज़्यादातर मैं अपनी सेवा के पैसे अपने जनता के लिए, अपने जो मेरा प्रशासनिक जो एरिया था, मैं उन्हीं की सहायता के लिए करता था। ये उनका अधिकार था। शायद इसमें बहुत से लोग सहमत नहीं होंगे कि हमें सैलरी अपने घर के लिए लेनी चाहिए, लेकिन मेरा जो मंतव्य था और जो मैंने अपने घर पे बता दिया था कि मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं सैलरी घर पे दूंगा। मैं उसके लिए नौकरी बिल्कुल नहीं करूंगा। एक प्लेटफॉर्म है मेरे लिए और मुझे सभी का सपोर्ट मिला है। मेरे साथियों ने हमेशा मुझे एक बहुत उच्च दर्जे का सम्मान दिया है और उसी की वजह से मैं वो स्टेप ले पाया जो मुझे ले लेना चाहिए था। हमेशा मैंने कई बार लिया, शायद 8 या 10 बार ऐसा हुआ होगा कि मैं छोड़कर आ चुका था, लेकिन कई बार अधिकारियों ने मुझे समझाया, बुलाया और शांत किया, और कई बार दोस्तों ने भी समझाया। इस बीच में घर से कोई रिएक्शन नहीं था। वो उनका ये कहना था कि जो आप करना चाहते हैं आप वो कीजिए, आपके पास ऊपर हमारे तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। और आज भी वो संभाल रहे हैं मुझे। मेरे जो दोस्त बने हैं पुराने और नए, वो भी मुझे संभाल रहे हैं। ऐसा मैंने अपने अंदर, अपने जो विचारों के अंदर कोई विकृति नहीं देखी और मुझे लगा कि शायद होनी भी नहीं चाहिए उसमें। आज जो हम कोरोना की स्थिति देख रहे हैं, ये सब उसी का परिणाम लगता है कि जो अवस्थाएं मैंने देखी प्रशासनिक तंत्र में, मैं इसको राजनीति या किसी उसके फेलियर नहीं कह सकता, लेकिन प्रशासन में रहा हूँ, ये सरासर प्रशासनिक तंत्र की फेलियर मुझे लगता है। यदि मैं होता, मैं नायब तहसीलदार था वहाँ पर, अब एसडीएम बनता या जो भी बनता, हालांकि मैंने प्रमोशन को किसी प्रोटेस्ट के उससे अपने मना कर दिया था कि मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। और इन हालात में यदि प्रमोट किया भी गया तो मैंने रेवेन्यू बोर्ड को लिख दिया था कि मैं घर चला जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा नौकरी को, रिज़ाइन कर दूंगा। लेकिन जिस तरह की जो बातें हुई हैं या जिस तरह का ढांचा मुझे मिला है, उसमें मैं अपनी एसीआर खराब मानता हूं। चाहे मुझे अवार्ड भी दिए गए हैं, कितने भी अच्छे काम किया गए हैं, लेकिन उस दुर्गंध युक्त वातावरण में काम करना वो अच्छा नहीं था। मैं कम से कम, मुझे उसमें यदि मैं प्रमोशन लेता तो मैं सोचता था कि मैं एक आत्महंता बन गया हूं, मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। 11 मई को मैंने ज्वाइन किया था और मैं अपने दोस्तों, 11 मई 1999 में मैंने ज्वाइन किया था और मैं अपने दोस्तों को हमेशा ये कहता था कि शायद मैं एक हफ्ते में आ जाऊंगा और यहीं मैं आराम से, क्योंकि जिस समय जॉब मिला तो मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करने का या कोचिंग कराने का प्लान बना चुका था। और फिर मुझे लगा कि जो मेरा एटीट्यूड है उस तंत्र में मैं शायद फिट नहीं हो पाऊंगा। बहुत तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, या तो मुझे अपने विचारों में या फिर व्यवस्था के अंदर। सही तो हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिटेरियोरेशन है, यानी कि पूरी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है जो हमारी मानसिकता है सेवा करने की। ये बिल्कुल सामान्य सत्य है
कि आज के टाइम में भी जहाँ इतने सारे कंप्यूटर चले हुए हैं, सब कुछ हमने अचीव कर लिया, सड़कें बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन गए, लेकिन सरकारी तंत्र में यदि हम कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं तो आज भी हमें लगता है कि हम मुगल काल में पहुंचे हुए हैं। वो शायद वहाँ पे अच्छी तरह से काम हो गया होता। आज के टाइम में एक सर्टिफिकेट को निकलवाना, एक व्यवस्था को देखना, यही इतना मुश्किल काम है सरकारी तंत्र में। अभी हमने अपने आप को नहीं बदला है। जो मैंने देखा है वो रोटनिंग होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। हम अपने ही प्रयासों में लगे रहते हैं, अपने ही स्तर पर हम लगे रहते हैं। जनता की सेवा जितनी अनजाने में हो जाती है उतनी होती है, उससे आगे हम जनता की सेवा नहीं करते। उसी का परिणाम है कि आज हम एक बहुत बड़ी विभत्स दुर्दशा देख रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। और इसमें भी जो अच्छे लोग हैं वो पिस रहे हैं और जो नकारा लोग हैं वो मजे ले रहे हैं। इसलिए अच्छे लोग का क्या होता है, उनका भी डीमोटिवेशन होता है। मैं कोटला में 6 साल तक रहा तो मैंने देखा कि सभी ऐसे लोग नहीं थे। जिसमें एक डॉक्टर पूर्ण सिंह थे, मामेर में वो डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, वो मेरे से भी अच्छा काम करते थे, उनकी रेपुटेशन मेरे से भी ज़्यादा अच्छी थी। मैं तो कई बार अपने स्टाफ के साथ थोड़ा सा सख्ती से पेश आता था। जनता के साथ मैं कभी भी, मेरे जो क्षेत्रवासी थे वो बहुत प्यार करते थे मुझे, मैं भी करता था, लेकिन मेरा जो स्टाफ था जो नॉन कोऑपरेट करता था मैं हमेशा सख्ती से पेश आता था। या फिर एक दो बार ऐसा हुआ कि एक वहाँ के प्रधान थे, गांव प्रधान जो सरपंच बोलते हैं, उन्होंने पेमेंट करने के लिए मुझसे कहा कि कम पेमेंट कर दिए, तो मैं बहुत सख्ती से पेश आया था। वो आज भी याद करते हैं। और मैंने मस्ट्रोल को बंद कर दिया था। और फिर हमारे 4 अगस्त में एग्ज़ाम थे, ये 29 जुलाई का वाक़या है। और 26 जुलाई 2000 में मैंने और हमारे जो साथी हैं नवरत्न कोहली जी, आजकल एडीएम है सवाई माधोपुर में, तो उनके साथ मैंने ज्वाइन किया था। तो उन्हें भी याद है कि क्या हुआ था उसमें। वो सरपंच शायद खजूरिया या उधर के थे, उनके साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से झगड़ा हुआ था मेरा। और मैंने कहा था कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा इस शर्त पर, चाहे मुझे कुछ भी होना पड़े। तो फिर प्रशासनिक सेवा के हमारे जो एग्ज़ाम थे, मुख्य परीक्षा थी अगस्त में, उसे देने के बाद जब मैं उदयपुर गया तो वहाँ जिला कलेक्टर ने मुझे धमकाया कि आपने सरपंच को ऐसे बदतमीजी से कहा, ये कहा, वो कहा। मैंने कहा सर, जो उसने किया आप भी सुन लीजिए। उसने मुझसे कहा था कि 432 रुपये का पेमेंट होना था, उसकी जगह 420 या 410 का कर दो तो अच्छी बात होगी। मैंने कहा क्यों कर दूं, मैं पेमेंट नहीं करूंगा, ये बताइए रिटिन में कौन से ऑर्डर हैं जो आप इससे कह रहे हैं। तो उसने फिर अपनी दादागिरी दिखाई, तो फिर मैंने पलट के जवाब दिया, जैसा भी जवाब दे सकता मैं, वो आप समझ सकते हैं। तो खैर फिर बाद में मुझे अच्छा तब लगा कि वो सरपंच खुद आए मेरे पास और वो रोने लगे, कहने लगे सर आज तक कभी किसी ने इस तरह से हमें नहीं बताया। तो फिर मैंने विश्वास व्यक्त करते हुए मैंने कहा अब ऐसा है कि मैं पेमेंट करूंगा, पेमेंट आप करेंगे, मैं बैठूंगा सिर्फ आपके साथ में। और मुझे याद है कि 432 रुपये कुछ पैसे का पेमेंट था और मेरे सामने फिर वो मस्ट्रोल में पेमेंट किया। मैंने उनको बैठाया और 4 आदमी होते थे हम, जो पैसे गिन करके वो लेबर को देते थे कि आपका ये है, आपका इतना पैसा बनता है, आप इसे लीजिए। और वो फिर पेमेंट बिल्कुल ठीक हुआ उसमें। वो मेरे ज़िंदगी का पहला पेमेंट था और उसी में इतनी अड़चन आई थी। तो उसके बाद मैंने बहुत पेमेंट किया, अकाल रात का, उसका कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। और वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बहुत अच्छी तरह से फिर कोऑपरेट किया मेरे लिए। लेकिन जिस दिन हमने ज्वाइन किया था उससे उसमें ऐसा हुआ था कि तहसीलदार का चार्ज तो कोहली को दिया गया था, नवरत्न जी कोहली। और जो क्योंकि तहसीलदार नायब तहसीलदार दोनों ही वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था उनका और वो रिलीव हो गए थे, तो मुझे तो काम भी नहीं आता था। नवरत्न कोहली थोड़ा बहुत जानते थे काम, फिर हमने थोड़ा सा काम सीखा। और ये 29 जुलाई की बात है, 3 दिन के बाद ही ये हादसा हुआ वहाँ पर। तो मुझे याद है कि 27 जुलाई को वहाँ तहसील में इतनी सारी भीड़ थी और वो हमारे खिलाफ नारे लगा रहा था, हमारे मतलब तहसील के खिलाफ, तहसीलदार के खिलाफ, कि आप हमें खाना नहीं दे सकते, आप हमें भोजन नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, तो आप यहाँ से गद्दी छोड़ें। इस तरह की जो एक एनजीओ होती थी वहाँ पर, उसने धरने प्रदर्शन अरेंज किए हुए थे। तो मैं सोचता था कि इसमें कुछ दम तो होगा, क्योंकि वहाँ जो लोग कर रहे थे उनके अंदर जो आवाज़ निकल रही थी उसमें भी मुझे बहुत दम लग रहा था कि ये रोष है इनके अंदर, ये कहीं ना कहीं भले ही वो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं लेकिन मुझे उनके अंदर उनके अंदर सहानुभूति थी। तो मैंने उनसे फिर उन्हीं के माइक को लेकर बात की
कि आप में से मेरे साथ कितना जुड़ेंगे। मैं आपको 24 घंटे में से 24 घंटे दूंगा। मैं मुजफ्फरनगर रहने वाला हूँ। मैंने कमिटमेंट फिर आप बताए उनको कि मैं घर नहीं जाऊँगा, और जो मेरा वेतन है आप उसको खुद अपने ऊपर जिसको चाहेंगे आप उसको वो देना। तो वो लोग जब उन्होंने हाँ करी तो एनजीओ जो थी जो उनको लेकर गई थी वो भड़क गई कि ये क्या बोल रहे हैं, हमारे जो लोग हैं वो इनके साथ हो गए, इस तरह की बात हुई। तो फिर उन्होंने खैर हमारे खिलाफ नारे लगाए और वो फिर बाद में चले गए। बहुत दुख हुआ कि इस तरह से लोग यहाँ पे नारेबाजी करेंगे तो काम कैसे होगा। कभी देखा नहीं था इस तरह का माहौल। तो फिर मैंने अगस्त में एग्ज़ाम आने के बाद मैंने ये डिसाइड करा कि जो मेरा यदि वो हुआ अगली बार भी सिलेक्शन होगा तो एक तो मुझे सिलेक्शन नहीं लेना है। और इस बीच में अधिकारियों की धमकी भी मिल चुकी थी कि हम आपका प्रमोशन रोक देंगे, एसीआर खराब कर देंगे। मैंने कहा मुझे एसीआर भी खराब मानता हूं मैं, जब इस तरह के अधिकारी मेरे ऊपर हैं और जिस तरह का ग्राउंड मुझे मिल रहा है उसमें तो एसीआर खराब ही है। कौन कहता है कि एसीआर ठीक है। और बहुत से वार्तालाप होते थे अधिकारियों के साथ जो आगे बताऊंगा मैं। तो उस समय मैंने सोचा था कि मैं 10 साल तक रिव्यू करूंगा कि जब हम अकाल रात में मजदूरों का कहते हैं कि रोटेशन होना चाहिए, उनकी 15 दिन के बाद या जो भी उनका पखवाड़ा होता है उसमें मजदूर बदलने चाहिए, तो हम लोग 60-60 साल उम्र की नौकरी क्यों करते हैं। क्या हम ये नहीं सोच सकते कि हम सिर्फ 10 साल नौकरी करेंगे। और बहुत से बेरोजगार हमारे साथी हैं, हमारे अपने भी बच्चे होंगे, वो भी बेरोजगारी देखेंगे, उन्हें रोजगार कहाँ से मिलेगा। क्योंकि हम जब इतना सारा पैसा तो हम ही कंज्यूम कर रहे हैं, 15-20 साल का रोजगार हम कर रहे हैं, तो 10 साल का कर दें तो 2 रोजगार हमारे एक रोजगार में से निकलते हैं। यदि हम ये करें कि आपको 20 साल का रोजगार देंगे और 10 साल की सैलरी देंगे तो शायद कोई 10 साल से ज़्यादा नौकरी नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक आर्थिक पॉइंट से जो जुड़ जाता है, हमारी सेवा जो है उसके नीचे दब जाती है, जो मेरा अपना मानना है। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत से जो वेल टू डू परिवार हैं, जो अच्छे खासे परिवार हैं, वो भी पैसे के लिए इतना दौड़ लगाते हैं कि जैसे उनके यहाँ कुछ है ही नहीं। और जो बेचारा गरीब है वो तो करेगा, वो उसको तो ऊपर बढ़ना है तो उसको लिए पैसे चाहिए। और बहुत ही गंदा निक्सस मैंने अपने उसमें देखा कि हो सकता है कि वहाँ सामान्य हो उसके लिए, लेकिन मेरी मानसिकता में वो फिट नहीं बैठता था। और फिर मैंने डिसाइड करा कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही होंगे। 1-2 ऑर्गेनाइजेशन का मैं जुड़ा हूँ तो सबके अंदर यही था कि जैसे पब्लिक एक सोर्स है, उसे जितनी जल्दी ख़त्म करोगे हमारा उतना ही उद्धार होगा। सर्विस करने का जो थोड़ा बहुत हो गया कि ठीक है आगे चलती रहे, हमें रीजनरेट करती रहे, इसलिए हम पब्लिक को करते हैं। अदरवाइज हम कंसीडर करें, ये आज तक मुझे नहीं लगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये हो कि नहीं हम सिर्फ प्रो पब्लिक हैं और पब्लिक के लिए करेंगे। जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही मुझे नहीं लगा, और उसमें तो खैर बहुत उसमें अड़चने आई। कई बार अफसरों से झड़प हुई, कलेक्टर से भी झड़प हुई, नेताओं से शुरू में झड़प हुई, लेकिन पब्लिक ने बहुत सहायता करी मेरी। पब्लिक के साथ फिर मेरा बहुत अच्छा वो था, पब्लिक में मुझे बहुत फेथ था। मेरा जो स्टाफ था वो हमेशा मुझे चैलेंज करता था कि हम आपको एंटी करप्शन में पकड़वा देंगे, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो हमेशा एक झड़प का कारण रहता था मेरे साथ, लेकिन फिर भी जनता के सामने कुछ नहीं बोल पाया। 1-2 अधिकारी जो थे ऊपर, उनके साथ भी झड़प हुई, जनता के सामने झड़प हुई। तो अल्टीमेटली जनता ने क्लियर करा कि स्थिति क्या है, कि वास्तविकता क्या है। ग्राउंड लेवल पे जिसका वर्क होगा वो बोलेगा, जनता उसके साथ लगेगी। मैं यदि काम नहीं करता तो मेरे साथ भी जनता नहीं जुड़ती बिल्कुल भी। तो उसमें ये हालात रहे हैं। तो मैं जब तक जॉब में रहा, कई बार मेरी लड़ाई हुई, हाथापाई भी हुई, मैं वापस घर चला गया, घर जाने के बाद फिर वापस आया, फिर सेवा की। लेकिन जब तक आखिरी टाइम में मैं 2008 में घर पे आया हुआ था तो मेरे यहाँ चोरी भी हुई मेरी एब्सेंस में, जबकि आनंदपुरी में मेरी पोस्टिंग थी और वहाँ पर कभी रिकॉर्ड ही नहीं होता था। बहुत सीधे लोग हैं वहाँ के, चोरी की घटना होना वहाँ पर वो मेरे लिए बहुत दुखदाई था, क्योंकि मैं उस जगह को हमेशा आइडियलाइज करता था कि ये शायद वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो यूरोप है ये। वहाँ पर तो आप घर के सामने 10 रुपये भी रख के चले जाओगे तो शायद कोई नहीं उठाएगा पूरी ज़िंदगी में, वो इतने अच्छे लोग हैं वहाँ के। लेकिन वहाँ पे चोरी जैसी घटना होना बहुत एकदम मेरा जो मेंटल टॉर्चर हुआ। मैं क्योंकि घर पे आया हुआ था, हमारे एक बहुत एक आइडियल पर्सन थे,
जिनको मैं पूरी ज़िंदगी में बहुत आइडलाइज करता हूँ अभी भी, उनकी डेथ हो गई थी तो मुझे घर आना पड़ा। वो हमारे रिलेशन में भी हैं और मैं आज भी सोचता हूँ तो मुझे बहुत याद आती है उनकी। तो वहाँ पर उस दिन 27 फरवरी 2008 को सीएम का दौरा था, वसुंधरा राजे सिंधिया थी और उसी रात को वहाँ चोरी होती है और मुझे पता लगता है कि मेरे यहाँ से टीवी और कुछ ऐसा सामान चुराया गया है। लेकिन जब मैं आया तो पता लगा कि वो चोरी तो मुझे अजीब सी लगती थी क्योंकि सूटकेस रखा था, उसमें पैसे भी पड़े थे, फ्रिज था मेरा, क्योंकि अकेले रहता था मैं, फ्रिज के ऊपर खलीज पड़ी थी। तो बाद में जब पता लगा तो खाने पीने में मुझे उल्टियाँ आनी शुरू हुई। तो जब मैंने देखा खाना पीना का सामान खोल करके तो उसमें कुछ मिला रखा था। तो वहाँ पर क्योंकि ज़्यादातर ये था कि स्टाफ के साथ मेरा प्रॉब्लम रहती थी क्योंकि पैसे वगैरह के जो एक्सचेंज होता है वो बिल्कुल बंद था वहाँ पर। और लोग बाग भी कहते थे कि शायद वो पहली बार ज़िंदगी में ऐसा देख रहे हैं कि जब पब्लिक में बात होती है कि बात पहुँच जाती है तो उसे ख़त्म करना मुश्किल होता है। तो वो पब्लिक में था कि यहाँ पे पैसा नहीं लिया जाता, यहाँ पे जो भी काम होता है। और रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ पर एनीवेयर स्कीम आई थी तो कई जगह के रजिस्ट्रेशन के ऑफर वहाँ पर आ रहे थे। तो कैंप में मैं रहता था तो मैंने कहा था कि ठीक है, जब ये गवर्नमेंट की स्कीम है तो मैं इसको अप्लाई करूँगा। तो वो इतना बड़ा निक्सस बन के आया क्योंकि मुझे याद है कि जो हमारे यहाँ तहसील का निर्धारण होता था वो रजिस्ट्रेशन की वजह से होता था, किसका कितना रजिस्ट्रेशन टारगेट है वो तहसील अच्छी मानी जाती है, रेवेन्यू चाहे उसमें कुछ भी रेवेन्यू वर्क निल हो। तो ये एक पैरामीटर वहाँ पे होता था। जबकि मेरा जो प्रायोरिटी होती थी कि ऐसी जगह हो जहाँ रजिस्ट्रेशन वर्क नहीं करना पड़े, क्योंकि इसके साथ जो परंपराएं जुड़ी हुई हैं वो बहुत दुखद है। इतनी दुखद परंपराएं हैं कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का ख़त्म किए हुए हैं ये परंपराएं हैं और इसको कोई नकार नहीं कर सकता। आप अपने मन पे हाथ रख के देखिए क्या है या नहीं है। जो मैं अपने बैचमेट से ही पूछता हूँ जो इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, है या नहीं है, तो ज़्यादातर ये पाएंगे कि जब दुनिया छोड़ेंगे हमें तब पता लगेगा कि है या नहीं है। अभी तो हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो अभी तो अच्छा लगेगा, लेकिन ये वास्तविकता है कि आदमी को कचोटेगा जरूर। ये चीज़ें हैं कि जब आदमी किसी भी तरह से वो करता है, अन्याय करता है, तो अन्याय के साथ ही वो दुनिया छोड़ता है, कुछ भी हो जाए उसके अंदर, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो उसके साथ कलेक्टिव हो। ये तो मेरा मानना है, मैं तो इसको मानता हूँ और कोई माने ना माने मैं इसको अपने लिए अप्लाई करता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया था कि यदि मेरे मैं जब आनंदपुरी वापस आया घर से तो बड़ा डिस्टर्ब था इस बात को लेकर के कि चोरी कैसे होगी यहाँ पर। और फिर जब बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरे खाने पीने में कुछ मिलाया हुआ है और वो बहुत अफसोस हुआ कि मुझे क्यों ख़त्म करना चाहता है कोई, क्योंकि वहाँ पर एक दो स्टाफ ऐसा था कि गबन के आरोप थे उसमें और वो बर्खास्त चल रहे थे उस समय। तो डेफिनेटली कुछ भी शक हो सकता है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी तो थी इसके अंदर, क्योंकि ताला तोड़ना, पुलिस थाना बिल्कुल एकदम फ्रंट फेसिंग पुलिस थाना है, पास में जो क्वार्टर्स है वहाँ पे पुलिस के एम्प्लॉय रहते हैं, सामने एक दूध चाय का वो लग करता है वो रहता है और बिल्कुल चलता फिरता वो है कि ऐसे में किसी ने किया है तो वो एक बहुत खतरनाक कॉन्स्पिरेसी है इसमें। और जो मुझे दलील दी जा रही थी कि वो बड़े बड़े उसके कि सुकरात के साथ ये हो गया, ईसा मसीह के साथ ये हो गया, फिर भी उन्होंने सेवा नहीं छोड़ी, वो नहीं छोड़ी, वो कोई ब्लास्ट में मर गए, कोई उसमें मर गए। मैंने कहा मैं बच गया हूँ और ये किसी कॉज के लिए बचा है। तो 15 मार्च 2008 मैंने डिसाइड की थी कि इस तक यदि जांच नहीं होती तो मैं वापस चला जाऊँगा और अब ये फाइनल डिसीजन है, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, चाहे इसमें कोई कितना भी बड़ा समझाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि मैं कलेक्टर से कहा कि सर मैं जा रहा हूँ, मैं इस काम को नहीं करूँगा, मैं छोड़ रहा हूँ, मेरे बस का हाथापाई करना अब नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मैं अपना आगे का भी कैरियर ख़राब करूँ, क्योंकि मुझे आगे भी कुछ करना है और मैं ज़्यादा टाइम के लिए अपने आप को सोच भी नहीं रहा इस जॉब के लिए। तो बनाना होता था। एक बार तो कलेक्टर थे अभय कुमार सिंह, बहुत अच्छे तरह से वो अपने वो रखते थे एम्प्लॉयज़ को और बहुत अच्छा उनका एक जेस्चर था, बहुत ह्यूमैनिटेरियन हैं वो भी। तो उनके साथ बड़े अच्छे संबंध सभी हमारे ऑफिसर्स के रहे। तो उनसे मैंने बात की कि सर मैं परसों को जा रहा हूँ और मैं वापस तो आऊँगा नहीं अब। तो उन्होंने फिर एडीएम साहब थे वहाँ पे, उनको कहा कि भाई आप इनको बैठ करके समझाइए, तहसील में जाइए, और फिर वो हुआ। हालांकि कुछ नहीं हुआ, उन्होंने आकर के वो इसी पार्टी से कि जैसे ठंडे चीटे डालने वाली बात होती है वो करी
लेकिन क्योंकि मैं उन कलेक्टर से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ उनकी, तो फिर मैं रुक गया कि कोई बात नहीं, जब तक ये हैं मैं यहाँ पर रहूँगा, बाकी तो मैं देख लूँगा। ऐसा तो कोई कमज़ोर मैं पर्सन भी नहीं हूँ, जितनी भी हार्डशिप होंगी, हार्डशिप का जो रिप्लाई है वो हार्डशिप के साथ ही है। तो फिर उसके बाद जब मैं गांव में आ गया था तो मेरे पास जिला बांसवाड़ा से लेटर आए कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आप अनुपस्थित रह रहे हैं, आप वो है। तो मैंने उनको फिर हवाला दिया और मैंने रिज़ाइन करके भेज दिया कि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, ये कारण है कि मेरे यहाँ चोरी हुई, मैं डिस्टर्ब चल रहा हूँ इस वक्त से, और मेरे खाने पीने की चीज़ में जो मिलाया गया है, और मैं पहले रिक्वेस्ट कर रहा था, मैंने अधिकारियों को बताया कि आप इसकी जांच कराइए, टीवी कौन ले गया, कौन डीवीडी वहाँ से चुरा के ले गया, किसने ताला तोड़ा है, कुछ तो उसके आसपास होगा। पुलिस की गश्त क्या कर रही थी उस समय, कहाँ थे पुलिस वाले, तो ये सब चीज़ें आ रही थी सामने। तो मैंने 15 मार्च को डिसाइड किया था और 4 या 5 मार्च 2008 को मैं वापस गया था, और 7 या 8 मार्च को मैंने अपने ये रिक्वेस्ट कर दी थी कि मैं जो है इसको छोड़ दूंगा 1 हफ्ते के अंदर, आप यदि जांच नहीं कर पाते तो उसमें फिर कुछ हुआ नहीं। तो मेरे पास जब लेटर आया तो फिर मेरा रिप्लाई था कि ये कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई बिना स्वीकृत अवकाश के 3 दिन से ज़्यादा एब्सेंट है तो उससे टर्मिनेट किया जा सकता है। तो मुझे एडवांटेज क्यों दिया जा रहा है, आप मुझे टर्मिनेट क्यों नहीं कर रहे? ऐसा कौन सा मैंने अच्छा काम कर दिया कि जो मुझे इतना भला समझ के नौकरी में रखना चाह रहे हैं? प्लीज़ टर्मिनेट भी, और नहीं है तो साथ में मेरा एक जो रेजिग्नेशन लेटर है आप इसको स्वीकार कर लें, मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं कोई दूसरा जॉब छोड़ करूँगा। अभी मैं मेंटली परेशान हूँ तो इसलिए मैं कुछ टाइम तक रेस्ट करना चाहता हूँ अपने घर के ऊपर, और प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी बाय सेंडिंग ऑल टाइप ऑफ दिस लेटर बाजी। ये मैंने लिख करके दिया था कलेक्टर को, कमिश्नर को, रेवेन्यू बोर्ड को। वो लेटर का कोई उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। मेरे पास अभी भी रजिस्टर्ड स्लिप है उसकी, जो लेटर्स है। तो मैं आपको थोड़ा सा वो पढ़ के सुनाता हूँ कि जो मैंने जो एक लेटर लिखा था उसमें, वहाँ पर जिला कलेक्टर बांसवाड़ा को, और वहाँ उस समय भानु प्रकाश शटरू जो IAS टॉपर थे, बाड़मेर में जिला कलेक्टर थे, वो बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर भी रह चुके थे। उसके बाद मेरे बैचमेट जो हैं आलोक जी, उनसे बात हुई थी, वो बता भी रहे थे एक बार मेरे बारे में कि वो चर्चा कर रहे थे, क्योंकि वो उदयपुर आए थे तो उनके सानिध्य में मैं रहा हूँ, और वहाँ पर CM की विज़िट थी तो वो मेरे यहाँ ही रुके थे, और बहुत अच्छा उनका एक मेंटल इंटरेक्शन मेरे साथ हुआ है। तो मैंने जो लिखा है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। हो सकता है कि कुछ मेरे दोस्त को मेंटलिटी को सूट करेगा, कुछ को नहीं करेगा, ये सभी के लिए। जो मैंने लिखा है, मान्यवर महोदय, हम उस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर न्यायिक आदेश देकर ईसा मसीह को सूली पर लटकाया व सुकरात को जहर पिलाया गया, यहाँ तक कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का शिकार हुए, परंतु इन सभी ने जनसेवा में सत्य को अपनाया है। सत्य व जहर दोनों ही कड़वे होते हैं, दोनों को ही ग्रहण करने के कारण ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में कुमारिल भट्ट का ऐसा उदाहरण है जिसने आंतरिक न्यायालय इंटरनल ट्रिब्यूनल आदेश को अपनाया। कुमारिल भट्ट ने बिना किसी बाह्य अभियोग के सिर्फ अपने चिंतन मनन के आधार पर लोकाचार का उल्लंघन हो जाने पर स्वयं तुषानल में प्रवेश किया था। ये शायद मैंने किसी फिलोसफी की बुक थी, वहाँ से पढ़ा था कि कुमारिल भट्ट के बारे में। यदि सुकरात स्वयं ही विषपान कर लेता या ईसा मसीह भी स्वयं को सूली पर लटका जाते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि सुकरात स्वयं ही विषपान कर लेता या ईसा मसीह स्वयं ही सूली पर लटक जाते, जिसको सूली स्थल तक ईसा मसीह ढोकर लाए थे, कम से कम अपनी हत्या के लिए किसी को दोषी तो नहीं बना पाते। यदि कोई किसी की हत्या करना चाहता है, वो खुद ही मर जाए तो कम से कम हत्यारा तो नहीं कहलाएगा कोई। इतना हमारी सोसाइटी में होना चाहिए। तो मैंने वो बचाया कि जो मुझे मारने चाहते थे, कम से कम वो हत्यारा होने से बचे। मैंने अपना तो कैरियर ख़त्म किया, वो तो करना भी था, वो मुझे कोई ज़्यादा लालच नहीं था उसका, लेकिन वो पकड़े जाते, वो हत्यारे बन के रहते, तो ये एक और भी मेरे लिए दुर्दशा का विषय बनता कि मेरी वजह से कोई हत्यारा भी पैदा हुआ है। मान्यवर महोदय, अपने कर्तव्य स्थल के परिवेश, जिसमें ग्रामीणों से लेकर साथी व अधीनस्थ अधिकारी व उच्च अधिकारी भी सम्मिलित हैं, मैं स्वयं को कई अवस्थाओं में विषम परिस्थिति में पाता हूँ।
कोटड़ा उदयपुर के सेवाकाल में कर्तव्य स्थल पर उच्च अधिकारियों द्वारा वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट एसीआर खराब करने के प्रयास व धमकियां दी गई। परिणाम स्वरूप मुझे एसीआर नहीं भरने का निर्णय लेना पड़ा, जिससे कम से कम मेरे उच्च अधिकारियों को कष्ट ना उठाना पड़े, जिस कारण मेरी पदोन्नति भी नहीं हो पाई। अधीनस्थ कर्मचारियों को तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कष्टप्रद अनुभव है। सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना ही बची थी, मैंने वही किया। इसके लिए मैंने कुछ संलग्न लगाए थे, संलग्न 1। अब पुनः आनंदपुरी बांसवाड़ा में गत वर्ष पंजन बाबू ने गबन किया, जिसमें एक दिन चर्चा में उसने अवगत कराया था कि वह मैं ईमानदारी से परेशान हो गया था, अतः सबक सिखाने के लिए ऐसा किया है। इस पर उसने माफ़ी भी मांग ली थी। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि मैं वहाँ पर बांसवाड़ा में जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मैंने जब चालान का वहाँ पर ट्रेजरी में जाकर मिलान करा, तो वहाँ पे मुझे बहुत बड़ा गबन मिला, क्योंकि मैं जब बीमार था तो मैं यहाँ पर मेरठ में आकर के मेरा जो डेंगू और मलेरिया का उपचार चल रहा था, तो उस समय वहाँ के तहसीलदार ने रजिस्ट्रेशन किया था। तो जो रजिस्ट्रेशन बाबू था उसको जमा करानी थी रसीद वो, लेकिन उसने रसीद ना जमा करा करके कैश बुक ऐसे ही फर्जी साइन करा करके वो रखी हुई थी। तो जब ट्रेजरी से चालान मिलाए तो उस समय के कुछ चालान जो थे वो जमा नहीं थे। हालांकि जिस समय मैं एब्सेंट था, जिस समय मेरे कार्यकाल का, उसका एक भी चालान जो पेंडिंग नहीं था वो उसने जमा करा रखे थे। जो गबन था वो थोड़ा सा पहले था, लेकिन गबन तो गबन ही होता है। तो ये एक वहाँ पर रहा है। फरवरी 2008 में अवकाश पर घर जाने के कारण आनंदपुरी आवास में न सिर्फ चोरी की घटना हुई, बल्कि खाद्य सामग्री में कुछ मिलावट कर मुझे मरवाने का प्रयास भी किया गया। निवेदन है कि कोटड़ा में भी एक कर्मचारी ने मौका मिलते ही मेरे आवास में गैस लीक कर दी थी। ये भी एक बहुत जघन्य घटना थी जिसमें मैं बचा हूँ कि एक एम्प्लॉय थे वहाँ पर, वो गैस पे उसने हमें खुद रोटी बना के खिलाई है, और उसने जो कोई अधिकारी आए हुए थे उस समय, उनके लिए वहाँ पर चाय बनाई और उसने गैस को फूंक से बंद करना बताया। तो क्योंकि मैं जब बाद में गया तो पूरा कमरा, पूरा मकान गैस में भरा हुआ था। तो जब मैंने उससे कहा कि ये क्या हुआ, कैसे बताइए, तो कहने लगा जी मुझे पता नहीं था गैस कैसे बंद होती है, मैंने फूंक से बंद करी। तो जब मैंने उससे पता किया कि ये गैस पे तो तुमने खाना बना के हमें खिला रखा है, तो ऐसे गैस तो बंद होती नहीं, तुम्हें तो आता है, तो वो डर गया पूरी तरह से, और वो कई दिन तक तो ऑफिस में नहीं आया, क्योंकि उसको मैंने कुछ दिन पहले धमकाया था कि तुम एब्सेंट चल रहे हो तो मैं तुम्हारी सैलरी नहीं बनने दूंगा। इस बात को लेकर के, इतनी सी थोड़ी सी बात के लिए ये रवैया वहाँ पर किया गया। उस स्थिति में उपखंड अधिकारी जी के समझाने पर उस कर्मचारी ने माफ़ी भी मांग ली थी, परंतु यह साजिश की एक बात घटना नहीं है, अन्य तो अत्यंत दयनीय व दुखद है। महत्वपूर्ण है कि आनंदपुरी क्षेत्र में चोरी जैसी वारदातें बहुत ही कम होती है, और फिर पुलिस थाने के सामने सरकारी आवास में इस प्रकार की घटना तो बहुत ही दुखद है। तहसीलदार महोदय ने थानाधिकारी को मौके पर जाकर मौखिक आदेश दिए हैं। मैं स्वयं भी थाना अधिकारी से इस बाबत मिले। आखिरकार कोई भी व्यक्ति मुझसे इतना परेशान क्यों हो गया कि चोरी करने के बहाने मुझे मारना चाहता था। वह मुझे स्वयं कह देता तो उसकी मनोकामना में पूर्ति कर देता। मैं इतना कमजोर नहीं हूं। उसमें ये बहुत ही गंदा व्यवहार वहाँ के जो एम्प्लॉय है उनका, और जो ढांचा इसको मेंटेन किए हुए उसका है। आखिरकार जिस कर्तव्य स्थल की गरिमा संरक्षित करने के लिए अपना वेतन तक समर्पित किया है, तो उसमें एफआईआर कराना आदि मेरी नैतिकता के विरुद्ध है। अभी तक अपने वेतन में से मैं विभिन्न अवसरों पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री राहत कोष में व आम ग्रामीणों की सहायता हेतु लगभग 1 लाख से अधिक का आर्थिक सहायता कर चुका हूं। फिर चोरी की घटना तो मेरे लिए एक सामान्य घटना थी, परंतु इसके बहाने जो कुछ किया जा रहा था उसने मुझे झकझोर के कर दिया है। यदि चोरी होती तो मैं थोड़ा सा रुकता, लेकिन जो उसके साथ अन्य घटनाएं थी वो उसने झकझोर दिया था। इसके लिए संलग्न मैंने 3 से 6 तक जो एविडेंस भी लगाए थे इसमें। कम से कम कर्तव्य स्थल पर मेरी इस प्रकार से मृत्यु किसी को हत्यारा अवश्य बना देती। अतः इस समस्त घटनाक्रम के कारण अपने कर्तव्य स्थल को छोड़ना ही उचित समझा। वेतन व पदोन्नति पहले ही कई बार छोड़ चुका हूँ।
महोदय से निवेदन है कि यदि संभव हो सके तो इस प्रकरण की जांच करवाने की कृपा करें, ताकि मुझे समस्त घटना करने के पीछे जो कुछ भी उसकी जानकारी हो मिल सके। वर्तमान में इस घटना के कारण मेरे परिवार के सदस्य व माता पिता सदमे में हैं। वह संतोष इस बात का है कि मैं उस हादसे का शिकार होने से बच गया। इसके अतिरिक्त मुझे अपने पक्ष में वह अन्य दिशा नहीं दिखी। समस्त घटनाक्रम श्रीमान की सेवा में अवलोकन प्रस्तुत है। इसमें मेरा ये है लेटर। ये मैंने इस लेटर को ये लिखा था। ये लेटर मेरे इस तरह से जो था इसके साथ कवरिंग थी, और ये मैंने जिला कलेक्टर को अपनी तरफ से लिखा था बांसवाड़ा में आने के बाद। जब वहाँ से मुझे 3-4 लेटर मिले, और दूसरा लेटर वो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा क्योंकि उसकी भाषा जो है बड़ी हार्श है। उसको मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा पर्सनल उस पर। तो वो भी क्योंकि उसमें मैंने रेजिग्नेशन भेजा हुआ है, और मुझे रिज़ाइन नहीं किया, उन्होंने रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो सोचते थे कि रिज़ाइन एक्सेप्ट करने वाला आदमी दोबारा नहीं आ सकता। तो जबकि उनको पता होना चाहिए था कि मैं दोबारा आऊँगा ही नहीं, किसी भी तरह से मुझे दोबारा से सेवा नहीं करनी है। हालांकि मेरे पास वहाँ के जो एमपी हैं मालवीय साहब, उनके भी कांटेक्ट हुए, और उदयपुर से भी जिला कलेक्ट्रेट के बात हुई मेरे से। वहाँ का जो बहुत सारे लोग जो थे प्रशासनिक अधिकारी, उनसे भी बात हुई कि आप वापस आ जाइए, हम आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा खिलाफ की तो बात होती नहीं है, खिलाफ तो मेरे सब कुछ हो चुका है, आप क्या क्या नहीं करेंगे। वही स्थिति में देखता हूँ कि हम कोरोना को रोक सकते थे, हम रोकना चाहते तो। अब कोरोना हो चुका है, तो अब जब तक वायरस इसका एक्शन लेगा वो करेगा उसका काम। हमारे पास डायग्नोस नहीं है, हमारे कुछ नहीं है, हम वो लेके चलते हैं। तो मैं जब इसको देखता हूँ तो कहीं ना कहीं जो ये मैं बात आपसे कह रहा हूँ, इस कैलेमिटी की वजह से ये बीमारी है जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कि कुछ हो सकता है डॉक्टर्स ऐसे हों कि जो वर्कर हों वो पिस रहे हैं, उन पे इतना वर्कलोड होगा कि वो पागल होने की स्थिति में भी हो सकते हैं। अभी 1-2 डॉक्टर थे, उन्होंने कुछ अपने लिए गलत कदम भी उठाए हैं, कोई किसी हॉस्पिटल के थे। तो मैं समझता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वो है हमारा सेटअप, उसके अंदर कुछ सही लोगों के बेस पे चल रहा है। अदरवाइज जितनी रोटनिंग इसमें है, जितनी सडन एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे में है, इतनी राजनीतिक ढांचे में भी नहीं है। जो मैंने देखा है कि छोटे से उसमें ही मैंने ऐसा देखा है कि जब मैं कंपेयर करता था एक प्रधान और अपने ऑफिसर के बारे में, तो मुझे ऑफिसर ज़्यादा भ्रष्ट लगते थे बजाय प्रधान के। आप अपने आप में भी समझ के देख लीजिए, क्योंकि प्रधान जो है वो 5 साल के लिए आया है, और हम 60 साल की ज़िंदगी तक इसको सड़ा रहे हैं। कई लोग तो हैं उसके अंदर, मैं नहीं हूँ। मुझे अब ये खुशी की बात है, और होता तो इस टर्म्स में नहीं, क्योंकि 10 साल के बाद यदि मैं सेवा करता तो मैं अपने घर से मंजूरी लेता कि आप मुझे खर्चा दोगे, मैं सैलरी नहीं लूँगा बिल्कुल भी। उस कंडीशन में मैं सर्विस करता, और मेरा जो वो मोटिव था कि 10 साल बाद किसी दूसरे को सेवा करने का मौका दिए, वो मैं उस पर ज़्यादा टिका हुआ था, बजाय इसके कि मैं खुद सर्विस करूं, खुद अपना वो करूं। मैं समाज सेवा के लिए बना हूं, और वो मैं आज भी कर रहा हूं। आज भी मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, हार्डशिप जैसे भी हो। और कुछ मेरे दोस्त भी बने हैं वहाँ पर, वो आज भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आकाश रंजन है उसमें, वो तो फैमिली मेम्बर की तरह मैं उनके आ रहा हूँ। सुनील जी हैं, बलदेव जी हैं, सभी बैचमेट्स मेरे ऐसे हैं कि वो मेरे फैमिली मेम्बर हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, और उनसे जब भी बात होती है मैं चर्चा भी करता हूँ। वो मेरी भावनाओं की कदर करते हैं, और मैं सभी उनके लिए उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूँ। और क्योंकि मैंने राजस्थान छोड़ा है, राजस्थान सेवा को छोड़ा है, राजस्थान को नहीं छोड़ा। वो मैं कुछ दिन जयपुर में भी रहा, वहाँ पर मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर मैं जुड़ा। वहाँ पर भी प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, जो वहाँ पर एक राजस्थान पुलिस सर्विसेज में है, उनको वो पहले आरटीएस थे, उनको इंटरव्यू के टिप्स हमने दिए, जो मैंने अपनी तैयारी की थी वो मैंने बताया, उनको अच्छे नंबर मिले, और अब वो राजस्थान पुलिस सर्विसेज में हैं। और भी बहुत से इस तरह के वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अब आईपीएस है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं। स्टूडेंट्स जब वो थे तो उनको मैंने सपोर्ट किया, उनको डिस्कस करता था कि आप इस तरह से एक राइटिंग का वो रखें। तो कहीं ना कहीं मैं जुड़ा जरूर हूँ, और इस समय मैं अपने स्टूडेंट पर फोकस हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, यदि वो चाहते हैं कि वो गाइडेंस लेना चाहते हैं, मैं कभी कंपेल नहीं करता। टेंशन फ्री एनवायरनमेंट में मैं काम करना और करवाना चाहता हूँ। तो अभी सभी बैचमेट्स के लिए
उज्जवल भविष्य के लिए। और आपका साथ जितना भी रहा वो आज तक याद है कि मुझे लगता है कि शायद मेरी 8 या 9 साल की जॉब थी और उससे ज़्यादा टाइम जॉब को छोड़े हुए भी दिया, लेकिन अभी भी वो SCM रीपा का चंदन का पेड़ जिसके जो एक वो लगी थी, पट्टी लगी हुई थी, वो कील उसकी निकली हुई थी, बार बार वही स्थिति थी, वो हमने ठीक करी। शैलेश सुराना जी का वहाँ पर मैच चलाना और मैच में मेरा पोस्टर लगाना कि आप थाली में कम लें, वो सभी कुछ याद आता है। और सबसे अच्छी बात आती है चंदन दुबे और अशोक त्यागी जी, हम सभी एक रूम में रहते थे और एक कट्टा होता था जिसमें मैं बहुत सारी एलपेनली भी थी उस समय, काफ़ी चल रही थी, वो रखता था। और मेरे ख्याल से सभी हम बैचमेट्स 65 शायद 80 के करीब थे, उसमें एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज वाले भी थे स्टूडेंट्स, तो वो आते थे और वो आराम से किसी के उसमें जितना भी आता था वो लेकर के आराम से खाते थे। वो हमारी सामाजिकता थी, हमारे रूम की सामाजिकता थी। और बड़े अच्छे तरीके से बाहर आइसक्रीम खाने जाते थे और पूरा एंजॉय हम लोगों ने किया। जबर सिंह बड़े अच्छे तैराक हैं, जैसलमेर में मैं गया था तो ऊँट की सवारी करी, आज तक फ़ोटो नहीं भेजे उनके, अब वो शायद भेज दें फ़ोटो, कोरोना है पता नहीं ऊँट पे देखने का मौका मिले नहीं मिले मुझे। तो खैर सब ठीक होगा, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाएं। यदि मेरे साथ कोई मैं वॉलंटियर्स आपके बन करके कुछ करना चाहता हूं तो मैं हमेशा अवेलेबल हूं। आपका साथी शैलेंद्र सिंह, थैंक यू।